नाम फिरोज गांधी। परिचय पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के पति, सोनिया गांधी के ससुर, प्रियंका गांधी के दादा, नेहरू परिवार के दामाद। पहचान स्वतंत्रता सेनानी, सांसद और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज बुलंद करने वाले आजाद हिंदुस्तान की बड़ी हस्ती। आज अगर लोगों से फिरोज गांधी का जिक्र किया जाए तो ज्यादातर लोगों के मुंह से यही निकलेगा, फिरोज गांधी कौन? बहुत कम लोग इस बात को याद कर पाएंगे कि फिरोज गांधी न सिर्फ जवाहरलाल नेहरू के दामाद, इंदिरा गांधी के पति और राजीव और संजय गांधी के पिता थे, बल्कि बहुत ही प्रखर और प्रतिभाशाली सांसद भी थे। मैंने फिरोज द फॉरगॉटन गांधी के लेखक बर्टिल फॉक, जो कि इस समय दक्षिणी स्वीडन के एक गांव में रह रहे हैं, अपने फिरोज गांधी की जीवनी लिखने का फैसला क्यों किया? When I interviewed Indira Gandhi, I saw that she had 2 sons and grandchildren, and I asked myself, where is the husband, the father of her children? जब मैंने इंदिरा गांधी का इंटरव्यू लिया तो मैंने देखा उनके 2 पुत्र और एक पौत्र और पोत्री थे। मैंने अपने आप से पूछा, इनके पति और इनके बच्चों का बाप कहाँ है? जब मैंने लोगों से ये सवाल किया तो उन्होंने मुझे बताया कि उनका नाम फिरोज था और उनकी कोई खास भूमिका नहीं थी। लेकिन जब मैंने और खोज की तो मुझे पता चला कि वो न सिर्फ भारतीय संसद के एक अहम सदस्य थे, बल्कि उन्होंने भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने का बीड़ा भी उठाया था। मेरे विचार से उनको बहुत अनुचित तरीके से इतिहास के हाशिए में ढकेल दिया गया। इस जीवनी को लिखने का एक और कारण था कि कोई दूसरा ऐसा नहीं कर रहा था। बर्टिल फॉक के शब्द, दुनिया में ऐसा कौन सा शख्स होगा जिसका ससुर दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का पहला प्रधानमंत्री हो और बाद में उसकी पत्नी और उसका पुत्र भी उस देश का प्रधानमंत्री बना हो? नेहरू परिवार पर नजदीकी नजर रखने वाले वरिष्ठ पत्रकार रशीद किदवई कहते हैं, फिरोज गांधी इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री बनने से पहले जो उनका निधन हो गया 1960 में, और उसके बाद वो एक तरीके से गुमनामी में चले गए। लोकतंत्र में ऐसे बहुत कम ऐसे शख्स होंगे जो खुद एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होने के अलावा जो थे, जिनके ससुर देश के प्रधानमंत्री बने, जिनकी पत्नी देश की प्रधानमंत्री बनी और बेटा भी जो था वो प्रधानमंत्री बना। और उसके अलावा तमाम उनके परिवार से जितने जुड़े हुए लोग हैं, जैसे मेनका गांधी केंद्रीय मंत्री हैं, वरुण गांधी लोकसभा के MP है, कांग्रेस उपाध्यक्ष हैं राहुल गांधी, सोनिया गांधी, तमाम उनके परिवार के जुड़े हुए लोग हैं। वो एक लोकतंत्र में उन्होंने बड़ी बड़ी पोजीशन और लोकप्रियता पाई, क्योंकि डिक्टेटरशिप में या बादशाहत में तो ऐसा होता है, लेकिन लोकतंत्र में जहां लोग चुनते हो, तो ये एक बहुत बड़ी फिरोज गांधी की उपलब्धि है। तो उस तरीके से वो नेहरू गांधी परिवार की या जो डायनेस्टी की बात की जाती है, उस डायनेस्टी में उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था, जिसका कोई जिक्र नहीं होता, जिसपे कोई चर्चा नहीं होती। फिरोज गांधी की आनंद भवन में एंट्री कमला नेहरू के जरिए हुई थी। एक बार कमला नेहरू इलाहाबाद के गवर्नमेंट कॉलेज में धरने पर बैठी हुई थी। बर्टिल फॉक फरमाते हैं, He liked her very much. He was sitting on a wall when she was shouting slogans against the British. And then it was a very hot day and she fell down and वो कमला को बहुत पसंद करते थे। एक बार जब कमला ब्रिटिश सरकार के खिलाफ नारे लगा रही थी तो फिरोज कॉलेज की दीवार पर बैठकर नजारा देख रहे थे। वो बहुत गर्म दिन था। अचानक कमला नेहरू बेहोश हो गईं। फिरोज दीवार से नीचे कूदे और कमला के पास दौड़कर पहुंच गए। सब छात्र कमला को उठाकर एक पेड़ के नीचे ले गए। पानी मंगवाया गया और कमला के सिर पर गीला कपड़ा रखा गया। कोई दौड़कर एक पंखा ले आया और फिरोज उनके चेहरे पर पंखा करने लगे। जब कमला को होश आया तो वो सब कमला को लेकर आनंद भवन गए। इसके बाद कमला नेहरू जहां जाती, फिरोज गांधी उनके साथ जरूर जाते। इसकी वजह से फिरोज और कमला के बारे में अफवाहें फैलने लगी। उनके बारे में कुछ शरारती लोगों ने इलाहाबाद में पोस्टर भी लगा दिए। जेल में बंद जवाहरलाल नेहरू ने इस बारे में जानकारी लेने के लिए रफी अहमद किदवई को इलाहाबाद भेजा। इस बात को उन्होंने पूरी तरह से बेबुनियाद पाया। बर्टिल फॉक बताते हैं कि एक बार स्वतंत्र पार्टी के नेता मीनू मसानी ने उन्हें एक रोचक किस्सा सुनाया था। he was house guest at Anand Bhavan in the 1930s, and all of a sudden Nehru said, "Can you
believe that someone could fall in love with my wife. 30 के दशक में वो आनंद भवन में मेहमान थे। वो नाश्ता कर रहे थे कि अचानक नेहरू ने उनकी तरफ मुड़कर देखा। मीनू, क्या तुम कल्पना कर सकते हो कि कोई मेरी पत्नी के प्रेम में फंस सकता है? मीनू ने तपाक से कहा, मैं खुद उनके प्रेम में पड़ सकता हूँ। इस पर कमला तो मुस्कुराई, लेकिन नेहरू ने उनकी तरफ गुस्से से देखा। बहरहाल फिरोज का नेहरू परिवार के साथ उठना बैठना इतना बढ़ गया कि ये बात उनकी माँ रतिमाई गांधी को बुरी लगने लगी। जब महात्मा गांधी इलाहाबाद आए तो उन्होंने उनसे कहा कि वो फिरोज से कहें कि वो पढ़ाई में अपना मन लगाएं। That's the funeral of Motilal Nehru that Mahatma Gandhi came to Allahabad, and Ratimai Gandhi went there and said that he should tell Firoz to take up his studies again. मैं समझता हूँ जब मोतीलाल नेहरू के अंतिम संस्कार में भाग लेने महात्मा गांधी इलाहाबाद आए तो रतिमाई उनके पास गई और गुजराती में बोली कि वो फिरोज को समझाएं कि वो खतरनाक कामों में हिस्सा लेकर अपना जीवन बर्बाद ना करे। गांधी जी ने उनको जवाब दिया, बहन, अगर मेरे पास फिरोज जैसे 7 लड़के हो जाएं तो मैं 7 दिनों में भारत को स्वराज दिला सकता हूँ। 1958 का साल। पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री थे। संसद में एक से बढ़कर एक सांसद मौजूद थे। उन्हीं में से एक थे फिरोज गांधी। फिरोज गांधी उत्तर प्रदेश के रायबरेली से चुनकर आए थे। 1958 दिसंबर का महीना। पंडित जवाहरलाल नेहरू की मौजूदगी में संसद की कार्यवाही चल रही थी। तभी नेहरू जी के दामाद और इंदिरा गांधी के पति फिरोज गांधी ने एक सवाल उठाकर हलचल मचा दी। फिरोज गांधी ने दरअसल भ्रष्टाचार का एक बड़ा खुलासा किया। फिरोज गांधी ने बीमा कंपनी LIC के कई निवेशों के बारे में सवाल उठाए जो कोलकाता के एक उद्योगपति हरिदास मुंदड़ा की कंपनियों में किए गए थे। फिरोज गांधी ने आरोप लगाया कि कारोबारी हरिदास मुंदड़ा ने गलत तरीके से भारतीय जीवन बीमा निगम को शेयर बेचे हैं। नेहरू ने अपने दामाद फिरोज गांधी की संसदीय मर्यादा की सराहना की और एक न्यायिक जांच की घोषणा का ऐलान किया गया। आगे चलकर वित्त मंत्री TT कृष्णमाचारी को इस्तीफा देना पड़ा और भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच कई बड़े अधिकारियों को उनके पद से हटा दिया गया। भ्रष्टाचार के खिलाफ फिरोज गांधी ने जो मुहिम चलाई, उसी की वजह से LIC का राष्ट्रीयकरण किया गया। फिरोज गांधी की छवि एक ऐसे नेता की बन गई जो सिर्फ अपने ससुर पंडित जवाहरलाल नेहरू की वजह से नहीं, अपनी शख्सियत की वजह से पहचाने जाने लगे। आजादी के बाद बहुत से व्यावसायिक घराने राजनेताओं से नजदीकियां बढ़ाकर कारोबार में धांधली कर रहे थे। फिरोज गांधी ऐसे लोगों की कारगुजारियों को जनता के सामने लाने का काम करने लगे। फिरोज गांधी एक ऐसे नेता थे जो सबसे अलग और बेहद जुदा थे। आजादी के आंदोलन में फिरोज गांधी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। 12 सितंबर 1912 को गुजरात के एक पारसी परिवार में जन्मे फिरोज जहांगीर गांधी ने 1930 में अपनी पढ़ाई छोड़कर आजादी की लड़ाई में कूद गए। ये मकान गुजरात के भरूच शहर में है, जहां पर वो पहले रहा करते थे। फिलहाल इस मकान में ताला लगा हुआ है। ये फिरोज जहांगीर गांधी का मकान है, अब बंद पड़ा हुआ है गुजरात के भरूच में। फिरोज गांधी के ससुर पंडित जवाहरलाल नेहरू पहले ही राजनीति की मुख्य धारा में थे, देश के प्रधानमंत्री थे। इंदिरा गांधी भी अपने पिता के साथ राजनीति में सक्रिय थी, लेकिन फिरोज गांधी धीरे धीरे गुमनामी के अंधेरे में चले गए। इलाहाबाद में रहने के दौरान फिरोज नेहरू परिवार के करीब आ गए। वो अक्सर आनंद भवन आते जाते थे। कमला नेहरू और इंदिरा गांधी से इनकी नजदीकियां बढ़ी। 26 मार्च 1942 को इनकी शादी इंदिरा गांधी से हिंदू रीति रिवाजों के मुताबिक हुई। भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने फिरोज गांधी से शादी की थी। पहले इंदिरा के पिता जवाहरलाल नेहरू भी नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी फिरोज से शादी करें। हालांकि बाद में बेटी की मर्जी के आगे उन्होंने अपना फैसला बदल दिया था। इंदिरा और फिरोज की शादी का उस समय काफी विरोध हुआ था। 6 मार्च को पंडित नेहरू ने घोषणा की थी कि उनकी बेटी इंदिरा की शादी 26 मार्च को आनंद भवन में होगी।
चर्चित लेखक बार्टिल फाक ने अपनी किताब फ्रोज द फॉरगेटन गांधी में इसके बाद आने वाली प्रतिक्रियाओं का जिक्र किया था। वो लिखते हैं, देखते ही देखते दोनों की शादी की खबर देश भर में फैल गई। इसके पीछे की वजह थी कि एक हिंदू लड़की का पारसी से शादी करना। पंडित नेहरू और महात्मा गांधी के पास लोगों के विरोध के पत्र तक आने शुरू हो गए थे। इन सभी पत्रों में फिरोज गांधी के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया जाता था। इसमें ज्यादातर पत्र हिंदू कट्टरपंथी संगठनों की तरफ से आ रहे थे। विरोध के बाद नेहरू ने इसको लेकर एक बयान जारी किया था, जिसमें पंडित नेहरू ने कहा था, शादी एक निजी फैसला होता है, ये परिवार का फैसला होता है। माता पिता या परिवार सिर्फ सलाह दे सकता है और अंत में दुल्हा दुल्हन को ही तय करना होता है। जब मुझे पता चला कि फिरोज और इंदिरा एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं, तो मैंने उन्हें ऐसा करने की इजाजत दे दी। बार्टिल लिखते हैं कि नेहरू को यह साफ पता था कि उनकी बेटी की शादी का विरोध कौन कर रहा है। बावजूद इसके उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा कि मैंने अपने विरोधियों के फैसले का सम्मान किया है, लेकिन मैंने बेटी का फैसला स्वीकार कर लिया है। दूसरी तरफ महात्मा गांधी को भी धमकी भरे पत्र लगातार मिल रहे थे। 8 मार्च 1942 को महात्मा गांधी ने अपने अखबार हरिजन में एक लेख लिखा। गांधी ने लिखा कि एक भी पत्रकार को फिरोज गांधी के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। उनका गुनाह सिर्फ इतना है कि वो पारसी हैं। धर्म कोई कपड़ा नहीं है जिसे आप शादी के लिए बदल लें। फिरोज कोई पहली बार नेहरू परिवार से नहीं मिले हैं। वो इंदिरा की मां के आखिरी दिनों में भी वहां मौजूद थे। कमला नेहरू फिरोज को अपने बेटे की तरह मानती थी। ऐसे में इसका विरोध का कोई मतलब नहीं बनता है। तमाम विरोध के बावजूद 26 मार्च 1942 को इंदिरा गांधी और फिरोज गांधी की शादी हुई। इलाहाबाद आनंद भवन की तस्वीर है। अग्नि के साथ फेरे लेते हुए फिरोज गांधी और इंदिरा गांधी। फिरोज गांधी के साथ शादी करने के लिए इंदिरा गांधी को काफी दिक्कतें आई थी, क्योंकि परिवार में कोई भी इन्हें सपोर्ट नहीं कर रहा था। सबसे ज्यादा जवाहरलाल नेहरू इस शादी के खिलाफ थे। यहाँ तक कि महात्मा गांधी ने एक बार इन्हें समझाने के लिए बुलाया जरूर था अपने पास, लेकिन जब देखा कि इंदिरा गांधी नहीं मानी तो उन्होंने फिर कहा नेहरू को ही कि अब वो नहीं मानेगी, उसकी शादी कर दो। और उसके बाद महात्मा गांधी के कहने पर जवाहरलाल नेहरू माने भी और फिर फिरोज गांधी से इंदिरा गांधी की शादी कर दी गई। 1942 में तमाम विरोध के बावजूद इंदिरा और फिरोज का विवाह हुआ, लेकिन साल भर के अंदर ही दोनों के बीच मतभेद होने शुरू हो गए। इंदिरा गांधी ने फिरोज के बजाय अपने पिता के साथ रहना शुरू कर दिया और फिरोज का नाम कई महिलाओं के साथ जोड़ा जाने लगा। मुझे लगता है कि इसमें वो उनका एक लोनलीनेस का एक एलिमेंट जरूर रहा होगा, क्योंकि इंदिरा गांधी दिल्ली में रहती थी, वो लखनऊ में रहते थे और दोनों के बीच में उस तरह का एक जो आइडियल हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है वो उस तरह का नहीं डेवलप हो पाया। फिरोज गांधी स्मार्ट थे, बोलते बहुत अच्छा थे, उनमें सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा था, तो महिलाएं जो थी वो उनकी तरफ खिंचती थी। एक नेहरू परिवार की भी एक लड़की जो थी जो नेशनल हेराल्ड में काम करती थी, वो नेशनल हेराल्ड के डायरेक्टर हो गए थे, मैनेजर थे, वहां पर थी, उनके साथ भी अफेयर की अफवाह उड़ी। फिर उसके बाद एक उत्तर प्रदेश के एक बड़े सीनियर मुस्लिम लीडर थे, मिनिस्टर थे, उनकी बेटी के साथ में भी फिरोज गांधी का नाम जुड़ा और नेहरू उससे बहुत विचलित हो गया और उन्होंने जो रफी अहमद किदवई जो केंद्र में मंत्री थे उनको भेजा। रफी अहमद किदवई ने पहले वो मुस्लिम मंत्री को समझाया बुझाया, लड़की को समझाया, फिर फिरोज गांधी को समझाया और फिरोज गांधी तो ऐसा भी सुनने में आया कि उस समय इंदिरा गांधी से अलग हो करके और उस लड़की से शादी भी करने को तैयार थे, लेकिन वो तमाम मामला बड़ी मुश्किल से सुलझाया गया। इंदिरा गांधी जब भी लखनऊ जाती थी उन्हें पता चलता था कि ये महिला ऐसे है, ये ऐसे हैं और उसमें, लेकिन फिरोज गांधी के मृत्यु का मामला का कहना यह है कि वो फिरोज गांधी बहुत ज्यादा सीरियस नहीं थे, उन्हें बस एक मनमौजी किस्म के आदमी थे, उन्हें अच्छा लगता था लोगों से बात करने में। एक मंत्री थी बाद में उनका क्योंकि नाम भी आया ताकेश्वरी सिन्हा, उनसे भी काफी ज्यादा फिरोज गांधी की नजदीकियां थी। ताकेश्वरी सिन्हा का खुद कहना यह था कि अगर दो मर्द जो होते हैं वो अगर चाय कॉफी पीने जाएं या लंच साथ में करें तो उस पर समाज को कोई आपत्ति नहीं होती, लेकिन एक महिला और एक पुरुष अगर साथ में भोजन कर रहे हैं तो लोग उस पर तरह तरह की टिप्पणियां करने लगते हैं। तो उनका इशारा ये था कि सिर्फ दोस्ती को लोग गलत निगाहों से भी देखते हैं, शक और शुबे से देखते हैं।
शादी के कुछ दिन बाद ही इंदिरा और फिरोज के रिश्तों में पहले जैसी गर्माहट नहीं रही, खासकर जब राजीव और संजय पैदा हुए। उसके बाद दोनों के बीच दूरी और बढ़ने लगी। इंदिरा और फिरोज के बीच ये तनातनी तब शुरू हुई जब इंदिरा अपने दोनों बच्चों को लेकर लखनऊ स्थित अपना घर छोड़ पिता के घर इलाहाबाद आ गई, साल 1955। और इसी साल इंदिरा गांधी पहली बार कांग्रेस की वर्किंग कमेटी और केंद्रीय चुनाव समिति की सदस्य भी बनी थी। लेकिन जब फिरोज ने पार्टी के भीतर भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया तो दोनों के रिश्तों में दरार और बढ़ गई। इस बीच धीरे धीरे फिरोज गांधी की एक छवि विसल ब्लोअर की बन गई और वे विपक्ष के खासे करीब हो गए, लेकिन वो नेहरू परिवार से जुड़े रहे। बार्टिल फाल्क अपनी किताब में लिखते हैं कि फिरोज ने पत्नी इंदिरा की तानाशाही प्रवृत्ति को पहले ही पहचान लिया था और वो इसे कहने से भी नहीं चूके। वाकया साल 1959 का है। इंदिरा गांधी चाहती थी कि केरल में चुनी हुई सरकार को हटाकर राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। उस दौरान इंदिरा कांग्रेस की अध्यक्ष भी थी और सरकार में उन्हीं का दबदबा था। चर्चा के दौरान इंदिरा की किसी बात पर फिरोज को गुस्सा आ गया और उन्होंने इंदिरा को फांसीवादी तक कह डाला। और खास बात तो ये कि उस चर्चा के दौरान खुद जवाहरलाल नेहरू वहीं मौजूद थे। इसके बाद कहा जाता है कि दूरियां इतनी बढ़ गई कि दोनों एक दूसरे को देखना तक पसंद नहीं करते थे। 8 सितंबर 1960 को फिरोज ने दुनिया को अलविदा कह दिया, लेकिन उनके मरने के बाद इंदिरा गांधी को तानाशाह कहने वाली बात सच साबित हुई। 1975 में इंदिरा ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए इमरजेंसी लगा दी। इस दौरान इंदिरा का विरोध करने वालों को जेल में डाल दिया गया, जिनमें नेता समेत आम नागरिक भी शामिल थे। और पूरे देश में सरकार की मनमानी के चलते हाहाकार मच गया। नागरिकों के अधिकार छीन लिए गए, जिसे काले दिन के रूप में आज भी याद किया जाता है। यह पूरा वाकया फिरोज गांधी की बहुचर्चित जीवनी फिरोज द फॉरगेटन गांधी में लेखक बार्टिल फाल्क ने किया है। पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर ने फिरोज जहांगीर गांधी के अंतिम दिनों को याद करते हुए एक बार कहा था कि एक शाम वो लखनऊ के एक मशहूर कॉफी हाउस में फिरोज जहांगीर गांधी से मिले। किसी ने फिरोज गांधी से यह कहा कि उन्हें धूम्रपान नहीं करना चाहिए और तब फिरोज जहांगीर गांधी ने कहा था कि जिंदगी में जीने के लिए अब बचा ही क्या है, मेरे जीवन का अब कोई लक्ष्य नहीं है, इसलिए मुझे मेरी इच्छाओं के हिसाब से जिंदगी जीने दो, फिर चाहे वो जिंदगी कितनी ही छोटी क्यों ना। एक बार मुझसे बात करते हुए इंदर मल्होत्रा ने बताया था, 1959 में जब इंदिरा ने कम्युनिस्ट सरकार को गिराया अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से केरला में, तो उस पे मियाँ बीवी में बड़ी सख्त झगड़ा हुआ। तो उस रोज वो शाम को मिले मुझको और कहने लगा कि भाई देखो, कुछ लोग आपको कुछ उल्टा सीधा बताएंगे इस बारे में, मैं आपको आज से बता दूं कि सख्त झगड़ा हुआ मेरा और आज से मैं कभी प्राइम मिनिस्टर के घर में नहीं जाऊंगा। एंड ही केप्ट हिज वर्ड। बस वो जब उनकी मौत हो गई तो उस वक्त उनको ले जाया गया तीन मूर्ति हाउस में, उसके बाद वो कभी नहीं गए। इस बीच फिरोज गांधी संसद में अपने भाषणों से सबका ध्यान आकृष्ट कर रहे थे। मुंदड़ा कांड पर उन्होंने अपने ही ससुर की सरकार पर इतना जबरदस्त हमला बोला कि नेहरू के बहुत करीबी तत्कालीन वित्त मंत्री टीटी कृष्णमाचारी को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। ये कहा जाने लगा कि कांग्रेस में रहते हुए भी फिरोज विपक्ष के अनऑफिशियल नेता हैं। फिरोज के नजदीक रहे और इस समय रायबरेली में रह रहे ओंकार नाथ भार्गव याद करते हैं। मुझे अच्छी तरह याद है कि निधन के बाद मैं गया था पार्लियामेंट में, हमारे कॉन्स्टिट्यूएंसी असेंबली के मेंबर से मन्नू लाल जी ले गए थे। पार्लियामेंट में सेंट्रल हॉल में लॉबी थी, एक फिरोज गांधी कॉर्नर कहलाता था, वहाँ फिरोज गांधी बैठते थे और एमपी बैठते थे, चीज़ों की स्टडी होती है। आज की तरह से नहीं कि जो हुआ शोर मचाना शुरू किया। फिरोज गांधी ने लेवल ऑफ डिबेटिंग और लेवल ऑफ पार्लियामेंट्री एक्शन को बहुत ऊंचा किया है। यही चीज़ है जो बार्टिल फाल्क ने कहा कि फॉरगॉटन गांधी, उसका पत्र आया, अभी मेरे पास ईमेल है, मैंने कहा नो, ही विल नॉट बी फॉरगॉटन, बिकॉज जैसे जैसे देश की स्थिति बदलेगी, जैसे पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की स्ट्रेंथ आएगी, आप पाएंगे कि फिरोज गांधी विल बी रिमेम्बर्ड एज द फाउंडर ऑफ करेक्ट प्रैक्टिसेस इन द पार्लियामेंट। फिरोज को हर चीज की गहराई में जाना पसंद था। 1952 में वो बहुत बड़े अंतर से जीतकर लोकसभा पहुंचे थे। 1957 के चुनाव के दौरान उन्हें पता चला कि उनके पुराने प्रतिद्वंदी नंद किशोर नाई के पास चुनाव में जमानत के लिए भी पैसे नहीं हैं। उन्होंने नंद किशोर को बुलाकर अपनी जेब से जमानत के लिए पैसे दिए।
उनकी पर्सनालिटी बहुत ऊंची थी। उनका संबंध एक भारत के अति प्रतिष्ठित प्राइम मिनिस्टर और इंदिरा जी के संग था। वो हमारे सांसद थे के संग सप्लीमेंट ये था कि नेहरू जी के दामाद थे, इंदिरा जी के पति थे। ये बड़ी भारी लोगों को सेटिस्फेक्शन भी था, अच्छाई भी थी। वो बराबर घूमते थे, कहीं दाई चना खाते थे, कहीं चाट खा लेते थे, कहीं चारपाई जाके बैठ जाते थे। इससे ज्यादा सिंपल कौन होगा। कहा जाता है कि राजीव गांधी और संजय गांधी में वैज्ञानिक सोच पैदा करने का श्रेय फिरोज गांधी को दिया जाता है। फिरोज गांधी एक बहुत अलग किस्म के बाप थे। वो कभी भी बच्चों को खिलौने देने पर उनका यकीन नहीं था, और वो अगर कोई खिलौना देता था तो उसको खिलौने को अलग करके वो कहते थे कि इसको फिर से फिक्स करके देखो करते हैं क्या करते हैं। तो उसमें बहुत सारे प्रयोग करते थे। कारपेंट्री का जो बढ़ई का काम होता है वो बहुत शौक था, गार्डनिंग का बहुत शौक था। और संजय और राजीव दोनों का जो एक टेक्निकल बेंट ऑफ माइंड वो फिरोज गांधी की ही देन है। क्योंकि फिरोज गांधी ने बच्चों को इस तरह से जो एक कहते हैं बड़े घर के और उनको हर चीज मिल जाए वो न दे करके उन्होंने उनको हर चीज के इसको समझो कि ये इसके पीछे क्या टेक्नोलॉजी है, ये चीज कैसे बनी है। वो उस तरह का उन्होंने टेम्परामेंट डेवलप किया जो संजय गांधी में ज्यादा आया। जो उन्होंने पूरी मारुति कार का भी एक उन्होंने प्रयोग किया, उसके बारे में तरह तरह की बातें हैं। लेकिन एक माइंडसेट की जो बात थी वो राजीव और संजय दोनों का उन्होंने टेक्नोलॉजी की तरफ प्रोत्साहन किया। फिरोज का बागबानी के अलावा बढ़ई का काम करने का भी शौक था। उन्होंने ही इंदिरा गांधी को थिएटर और पश्चिमी संगीत का चस्का लगाया था। He talked Indira listening to Beethoven, I think. And he also took Indira and Shanta Gandhi in London to operas and operettas and concerts. उन्होंने इंदिरा गांधी को बीथोवन सुनना सिखाया। लंदन प्रवास के दौरान वो इंदिरा और शांता गांधी को ओपेरा और नाटक दिखाने ले जाया करते थे। बाद में इंदिरा गांधी ने लिखा, मेरे पिता ने कविता के प्रति मेरे मन में प्यार पैदा किया, लेकिन संगीत के लिए मेरा प्यार फिरोज की वजह से जागा। एक बार डॉम मॉरिस ने इंदिरा से पूछा था, आपको सबसे ज्यादा सदमा किस मौत से हुआ? इंदिरा का जवाब था, मेरे पति, क्योंकि वो अचानक इस दुनिया से चले गए थे। उनके शब्द थे, परहैप्स आई डिडंट लाइक फिरोज बट आई लव्ड हिम। 7 सितंबर 1960 को जब इंदिरा गांधी त्रिवेंद्रम से दिल्ली के पालम हवाई अड्डे पहुंची तो उनको पता चला कि फिरोज गांधी को एक और दिल का दौरा पड़ा है। वो हवाई अड्डे से सीधे वेलिंगटन अस्पताल पहुंची जहां फिरोज गांधी का इलाज चल रहा था। वहां उनकी सहायक उषा भगत पहले से ही मौजूद थीं। उषा ने इंदिरा गांधी को बताया कि पूरी रात फिरोज कभी होश में आते थे तो कभी बेहोशी में चले जाते थे। जब उन्हें होश आता था तो वो यही पूछते थे, इंदु कहाँ है? 1 सप्ताह पहले फिरोज के सीने में दर्द होना शुरू हुआ था। 7 सितंबर की शाम को उन्होंने अपने डॉक्टर और दोस्त डॉक्टर HS खोसला को अपनी हालत बताने के लिए फोन किया था। उन्होंने उन्हें तुरंत अस्पताल आने की सलाह दी थी। फिरोज खुद अपनी कार चलाकर अस्पताल पहुंचे थे और डॉक्टर खोसला अभी उन्हें देख ही रहे थे कि वो बेहोश हो गए। सुबह 7:45 पर उन्होंने आखिरी सांस ली। इंदिरा फिरोज के पार्थिव शरीर के साथ वेलिंगटन अस्पताल से 3 मूर्ति भवन पहुंची। उन्होंने 3 मूर्ति भवन की निचली मंजिल से सारे फर्नीचर हटवा दिए और कालीनों पर सफेद चादरें बिछा दी गईं। इसके बाद फिरोज को श्रद्धांजलि देने के लिए लोगों की भीड़ वहां पहुंचनी शुरू हो गई। संजय और राजीव गांधी पालथी मारकर सफेद चादर पर बैठे हुए थे। उस समय वहां सभी धर्म ग्रंथों का पाठ किया जा रहा था। बार्टिल फॉक अपनी किताब फिरोज द फॉरगेटन गांधी में लिखते हैं, वहां मौजूद भीड़ को देखकर नेहरू के मुंह से निकला था, मुझे पता नहीं था कि फिरोज लोगों के बीच इतने लोकप्रिय हैं। अगले दिन यानी 9 सितंबर को तिरंगे में लिपटे फिरोज के पार्थिव शरीर के साथ इंदिरा, राजीव, संजय और फिरोज गांधी की बहन तहमीना एक ट्रक पर सवार हुई। ट्रक धीमी रफ्तार से निगमबोध घाट की तरफ बढ़ा। सड़क के दोनों ओर हजारों लोग फिरोज गांधी को अंतिम विदाई देने के लिए मौजूद थे। 16 साल के राजीव गांधी ने फिरोज की चिता को आग लगाई। उनका अंतिम संस्कार हिंदू रीति रिवाजों से किया गया। जब फिरोज को पहली बार दिल का दौरा पड़ा था तभी उन्होंने अपने दोस्तों से कह दिया था कि वो हिंदू तरीके से अपनी अंत्योष्टि करवाना पसंद करेंगे, क्योंकि उन्हें अंतिम संस्कार का पारसी तरीका पसंद नहीं था जिसमें शव को चीलों के लिए खाने के लिए छोड़ दिया जाता है। लेकिन कैथरीन फ्रैंक लिखती हैं कि इंदिरा ने यह सुनिश्चित किया था कि उनके पार्थिव शरीर को दाह संस्कार के लिए ले जाने से पहले कुछ पारसी रस्मों का पालन भी किया जाए।
बर्टिल फॉक अपनी किताब फिरोज फॉरगेटन गांधी में लिखते हैं, जब फिरोज के शव के सामने पारसी रीति से गेहूं सारनू पड़ा गया तो कमरे से इंदिरा और उनके दोनों बेटों के अलावा सभी को हटा दिया गया था। फिरोज के शव के मुंह पर एक कपड़े का टुकड़ा रखकर अहना वेती का पूरा पहला अध्याय पढ़ा गया। 2 दिन बाद फिरोज गांधी के अस्थि कलश को एक ट्रेन से इलाहाबाद ले जाया गया था, जहां उसका एक भाग संगम में प्रवाहित कर दिया गया और बचे हुए भाग को इलाहाबाद की पारसी कब्रगाह में दफना दिया गया। फिरोज गांधी के दोस्त आनंद मोहन के अनुसार उनकी अस्थियों के कुछ हिस्सों को सूरत में फिरोज गांधी की पुश्तैनी कब्रगाह में भी दफनाया गया। संगम में उनकी अस्थियों को प्रवाहित किए जाते समय जवाहरलाल नेहरू भी वहां मौजूद थे। जिस दिन उनकी अस्थियों को संगम में प्रवाहित किया गया, सीएवी कॉलेज में जहां फिरोज गांधी ने पढ़ाई की थी, शोक सभा के बाद एक दिन की छुट्टी कर दी गई। मोहनदास करमचंद गांधी का सरनेम कब और कैसे नेहरू परिवार के पास पहुंच गया, यह भारतीय राजनीति के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। हालांकि इसके बारे में एक कहानी सुनाई जाती है कि महात्मा गांधी ने फिरोज गांधी को अपना दत्तक पुत्र मान लिया था। अपना दत्तक पुत्र मान लिया था यानी महात्मा गांधी ने फिरोज जहांगीर गांधी को गोद ले लिया था। एक कहानी यह भी अक्सर आती रहती है। फिरोज जहांगीर गांधी ने जब जवाहरलाल नेहरू की पुत्री इंदिरा से शादी कर ली तो इंदिरा का सरनेम भी गांधी हो गया। वो पहले इंदिरा नेहरू थी और फिरोज गांधी से विवाह होने के बाद वो इंदिरा गांधी हो गई। लेकिन इस बात का कोई पुराना लिखित प्रमाण नहीं मिलता और हो सकता है कि एक झूठ जिसे जानबूझकर फैलाया गया हो, ये वही कैसे राजनीतिक हितों की खातिर फिरोज जहांगीर गांधी को जीते जी और फिर उनकी मृत्यु के बाद भी गुमनामी के अंधेरे में पहुंचा दिया गया।